धन्यवाद मान्यवर। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरा होने पर जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया, मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखा तो हिंदुस्तान के सभी वर्गों के बारे में सोचा, सबके अधिकारों के बारे में सोचा, भारत कैसे तरक्की के रास्ते पे जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसको लेकर भारत के संविधान को बनाया उन्होंने। और उसमें एक एक करके जो संविधान की मूल आत्मा है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि उनकी मंशा क्या थी, हमारे संविधान की मंशा क्या है। संप्रभु राष्ट्र यानी ऐसा देश जो किसी दूसरे देश के प्रभुता से मुक्त है, अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। समाजवाद एक ऐसा विचारधारा है जो ये मानती है कि समाज के सभी लोगों तक संपन्नता का हिस्सा पहुंचना चाहिए। धन संपत्ति भी समाज से ही उपजती है, तो उसका बंटवारा भी शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीकों से लोगों के बीच होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा कहती है कि धन समाज के कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर लोगों का मिला जुला मालिकाना होना चाहिए। ये भारत का संविधान कहता है मान्यवर। और आज क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है मान्यवर, मोदी जी के राज में क्या स्थिति है। 5%, देश के 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है और देश के 50% लोगों के पास मात्र 3% संपत्ति है। और पिछले 2012 से लेकर 21 तक आप रिकॉर्ड का देखेंगे तो 40% संपत्ति 1% लोगों के पास रही है। ये इनकी समाजवाद की विचारधारा, ये इनकी बराबरी की सोच, ये किस तरीके से भारत के अंदर गैर बराबरी को जन्म दे रहे हैं। समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, जब तक दुखी इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। नारा लगता था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। नारा लगता था, धन और धरती बढ़ के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। लेकिन आज भारत को इस हालत में इन्होंने पहुंचा दिया मानव, जहां पर 3% संपत्ति 50% लोगों के पास है और 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है। इसके आगे हमारा संविधान कहता है सेकुलरिज्म की बात, धर्मनिरपेक्षता, जिसका खुलेआम आप विरोध कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान पर शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बने। यहां पे बैठे हुए सांसद संविधान की शपथ लेते हैं, मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता से कोई मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को दर्शन करना होता है तो मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मस्जिद में मंदिर खोल रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, शुरू कर देते हैं जैसे ही बोलता हूं मान्यवर। ये भारत खोदो योजना चला रहे थे, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोदो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उससे तो पता चल जाएगा कहां है संसद। खोदो, ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। आपने शिक्षा में क्या हालत की देश की, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा शिक्षा के स्तर को आपने कहां पहुंचा दिया। 11 लाख, अरे क्या क्या बोला गया, मैंने खुद सुना है, आप लोगों से सीखा है। 11 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल से दूर किया गया, 11 लाख बच्चों को। ये देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है और इसमें सबसे ज्यादा मान्यवर अगर किसी राज्य की भागीदारी है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल से दूर हुए हैं। पिछले 8 महीने का आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में रखा कि 11 लाख में से अकेले 7,84,000 बच्चे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों से दूर हैं। ये गलत शिक्षा का नाम क्या, देश की शिक्षा की व्यवस्था की हालत नहीं कर दिया। 63,000 बच्चे आसाम में सरकारी स्कूलों से दूर हुए। ये सरकार का आंकड़ा, मैं अपनी ओर से नहीं पढ़ रहा। सरकार से पूछा गया शिक्षा में कितना खर्च करते हैं, जीडीपी का कितना हिस्सा शिक्षा में खर्च करते हैं। पिछले 3 वर्षों से भारत की सरकार जीडीपी पे 0.4% शिक्षा के ऊपर खर्च करती है और दिल्ली की सरकार, जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हम शिक्षा के ऊपर 25%
20% बजट का हिस्सा खर्च करते हैं। स्वास्थ्य के ऊपर दिल्ली के अंदर 13% हम खर्च करते हैं, और भारत की हमारी सरकार जो अपने आप को कहती है मोदी जी की बड़ी योजना है, बड़ी ताकतवर सरकार है, मात्र 2% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करती है। ये देश की हकीकत है। कैसे समानता आएगी, कैसे संविधान में लिखी हुई बातों की सुरक्षा हो पाएगी? मैं दिल्ली की बात करूं, एक राज्य सरकार दिल्ली के लोगों ने भी चुना जिसको आप चलने नहीं देते, बार बार उसके ऊपर रोक लगाते हैं, लेकिन उस राज्य सरकार के काम क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जिसने, अब देखिए टोका टोकी अभी ये लोग चुपचाप सुना। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, अडानी की दलाली करने वाली सरकार संजय जी आप हो गए हैं और उन्होंने अपनी शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए, और ये जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल किया अच्छा नहीं लगा। मैं दिल्ली का काम बता रहा हूँ, दिल्ली की सरकार ने क्या किया है, दिल्ली की सरकार ने क्या किया है इस देश के नागरिकों को मजबूत बनाने के लिए, दिल्ली की सरकार ने क्या किया है शिक्षा और स्वास्थ्य में काम करने के लिए, दिल्ली की सरकार ने क्या किया है बाबा साहब के लिखे गए एक शब्द को जमीन में उतारने के लिए। दिल्ली के अंदर शिक्षा में हमने 25% खर्च किया, स्वास्थ्य में हमने 13% खर्च किया, दिल्ली में हमने बिजली फ्री दिया। पूरे देश में पहली सरकार है जो बिजली फ्री देने का काम करती है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे दिया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने इलाज मुफ्त किया, पानी मुफ्त किया। दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया, और अगली योजना आ रही है, दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने उनके खाते में पहुंचाया जाएगा। हम महिला को सशक्त करने में मजबूत करेंगे। संविधान पर बोलिए, संविधान पर बोलिए, संविधान के अंतर्गत एक सुनिए मेरी बात वाले को, संविधान पर चर्चा हो रही है, दिल्ली में संविधान का बोला, दिल्ली के अंदर 200 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क को हमने 2015 से बढ़ाकर 450 मीटर किया। जब उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाई, आपने उनको नहीं रोका। अगर हम दिल्ली में चुनी हुई सरकार के काम को बता रहे हैं, इस राज्य में चुना गया हूँ, उस राज्य में क्या काम हो रहा है, क्या ये देश तकलीफ क्यों हो रही है, तकलीफ क्यों हो रही है? तो दिल्ली में ये 3 घंटे ईडी सीबीआई दे तो सबको भेज दूंगा। आप बोलते हैं वो बोल रहे थे ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा को उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लिया था। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से मालूम है कि गाँव काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे पर सवाल उठा रहे हैं। वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग ये मंत्री क्या कर रहे हैं? सर देश के अंदर चुनी हुई सरकार है, संविधान के तहत वो सरकार चुनी हुई है, संघीय ढांचे का जिक्र उस संविधान के अंदर किया गया है, उसको क्यों नहीं मानते? दिल्ली की सरकार को क्यों नहीं चलने देते? हमारे सारे काम पर क्यों लगाते हैं? आपने सबसे बेहतरीन देश की काम करने वाली सरकार, कैसी सरकार? जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने पूरे देश से हवाला दिया। गुजरात का स्कूल देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो, उत्तर प्रदेश का देख लो, हरियाणा का देख लो, उस सरकार में केजरीवाल का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया वो स्कूल देखना है। ये काम हमने किया। आज दिल्ली के स्कूल की मॉडल, स्कूल मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, अस्पताल के मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये मंत्री है सरकार के। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो।
संविधान में हमें ताकत दी, अपने हिसाब से विधायक चुनिए, अपने हिसाब से सांसद चुनिए, वही मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। दिल्ली में चुनाव क्या हो रहा है? दिल्ली में कैसे चुनाव कर रहे हो? ये महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रयोग, चुनाव घोटाले का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते हैं। हम लोग कैसे करना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा सर। दिल्ली के अंदर ये चुनाव घोटाले की मैं रिपोर्ट लेके आया हूं। ये रिपोर्ट आज पूरे देश को पता होनी चाहिए। दिल्ली में जो चुनाव करा रहे मान्यवर, ये घपले से जीतना चाहते हैं। शाहजहां में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने 11,008 वोट कटवाने की अर्जी दी। जनकपुरी में भारतीय जनता पार्टी के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने की अर्जी दी। तुंगनाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 15 कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट कटवाने की अर्जी दी। चुनाव के बारे में बोलना नहीं, क्या संविधान के अंदर चुनाव नहीं होता? चुनाव के बाद आप बोल रहे संविधान ने दिया। तुगलकाबाद में एक बूथ है, बूथ नंबर 117, वहां कुल 1337 वोट है, उसमें से 554 वोट कटवाने की अर्जी दो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। पालन में भाजपा के 9 कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट कटवाने की अर्जी। भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट कटवाने का आवेदन दिया। करावल नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने 3,260 वोट कटवाने की अर्जी दिया। मुस्तफाबाद में एक व्यक्ति ने 534 वोट मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता में कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों को नहीं मिलते। इतनी शानदार बात आती है लीडर ऑफ द हाउस सर, मैं इनका नमन करता हूं। बढ़िया बात हमें कही कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या है। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। सोनिया अंबेडकर नगर बस्ती आकेपुरम इतना कटवाने की अर्जी दी गई। संतोष कुमार अंबेडकर नगर बस्ती आकेपुरम इतना कटवाने की अर्जी दी गई। आशा अंबेडकर नगर बस्ती आकेपुरम इतना कटवाने की अर्जी दी गई। गीता हजे सुशील कुमार वीरेंद्र सुमन, ये सारे नाम मैं क्या हूँ, ये हमारे यूपी के बिहार के, ये दिल्ली में रहने वाले 40-40 साल पुराने रहने वाले लोग हैं। ये बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है। इनको आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा है। पूर्वांचल के लोग आपकी चुनाव से कैसे लोगों के नाम कटवाने की अर्जी दी जा रही है। यही महाराष्ट्र में घोटाला किया इन लोगों ने, यही हरियाणा के अंदर घोटाला किया इन लोगों ने। ये चुनाव घोटाले से जीतना चाहते हैं। दिल्ली में चाल चलेंगे, याद रखना केजरीवाल और आम
बंगाल से लगती है, कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास नहीं लेते क्या? आपकी सरकार घास नहीं लेती क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? और 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बता दो, उसका नाम बता दो। 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बताओ ना। राजनीति क्यों करते हो? नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश का बिजली सप्लाई करता है, बिजली सप्लाई करता है, भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर बता रहे हो, हमको क्या बता रहे हो? हजारों करोड़ की बिजली चोरी करके झारखंड की बिजली, सर आपने आगे सर मैं तो गायब हो जाता हूँ सर, झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। चोरी करेंगे, कितना बोलेंगे सब हासिल कर देंगे साहब। हाँ एकदम करेंगे, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। यहाँ पे अगर बंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ किसी भी तरह की तानाशाही और दादागिरी दिखाने की कोशिश मत करना। दिल्ली का चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़िए, चुनाव का घोटाला मत कीजिए। चुनाव हार रहे तुम तीन बात है, तो तुम सोच रहे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। हम काम की बात करते हैं, दलितों के विकास की बात, यहाँ पे दलितों के विकास की बात। मान्यवर एसटी, एससी, ओबीसी, ये 3 कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी, ये 3 कैटेगरी में भारत सरकार के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे और सेक्रेटरी लेवल पे 322 अधिकारी हैं। और सरकार का आंकड़ा मेरा नहीं, ये क्या कह रहे? ये कह रहे दलित एससी कैटेगरी के अनुसूचित जाति 16, एसटी 13, 39 ओबीसी और 254 जनरल कास्ट के लोग हैं। ये आपका दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के प्रति न्याय है। ये कर रहे हैं आप उनके साथ लेटर एंट्री के लिए, आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खा रहे हैं। आप आईएएस की नौकरी में बहुत सारे बच्चे, 125 बच्चे हैं सर, जिनको इन्होंने क्रीमी लेयर के नाम पे आईएएस, पीसीएस, आईएफएस बनने से वंचित कर दिया। इनका इतिहास है, ये कर रहे हैं दलितों के साथ। मंदिरों में दूसरे नहीं देते, इनकी मानसिकता ये है, इनकी मानसिकता ये है। इन्होंने मंदिर का शिलान्यास किया, उस समय हमारे प्रधानमंत्री गए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से गए, राज्यपाल भी गई, उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। मंदिर के उद्घाटन में इन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो दलित समाज से थे, आदिवासी समाज से। आपकी मानसिकता यह है, 100 वर्ष हो गए आरएसएस को, एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आज तक आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना? इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। आप नफरत करते हैं दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, ये आपकी मानसिकता है। इसलिए आगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूं, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, भारत देश की जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है, वोट के माध्यम से। सभी के वोटों का महत्व बराबर है। जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है, जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है। उसके बाद चुनने के बाद सरकार बनती है, और आप लोग खरीद फरोख्त करके, संविधान को तार-तार करके, लोकतंत्र का गला घोट के महाराष्ट्र में सरकार गिराते हो, कर्नाटक में सरकार गिराते हो, मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हो, उत्तरांचल में सरकार गिराते हो, और अरुणाचल में सरकार गिराते हो। पूरे देश में तोड़ खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराने का काम करते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, हम लोग यहाँ विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, सोच रहे इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना इसको, याद रखना। और ये तो बार बार तुम्हारा गठबंधन ईडी से तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से तुम्हारा गठबंधन, यहाँ इंडिया का गठबंधन है, वहाँ ईडी का गठबंधन। मानव भ्रष्टाचार की बात करूंगा। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया, इतना सच चलते, बिजली का चश्मा
जितना ठीक है। आप यहाँ कोई आपस में कानून से लड़ाई मत लो। संजय जी प्लीज कानून से लड़ाई मत लो। संजय जी आप संजय जी आप प्लीज छोड़। एक दूसरे पर टिका टिप्पणी और इस तरह के नारे न लगाएं प्लीज प्लीज प्लीज। आपस में प्लीज मानिए लोग आप कुछ बोलने वाले मानिए जी लोग। तीन बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात जो संजय सिंह जी ने कही कि फलाने राम फलाने राम फलाने राम, संविधान में इलेक्शन कमीशन में पूरा अधिकार है किसी व्यक्ति को किसी के वोट पर ऑब्जेक्शन करने का और ऑब्जेक्शन का रीजन देने का। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। दूसरी बात इसलिए इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। इसको संविधान के नजरिए से देखने की आवश्यकता है और आज हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आपने कही सरकारें गिरानी। अरे भाई मध्य प्रदेश में हम 5वीं बार चुन करके आ गए, उत्तर प्रदेश में हम दूसरी बार लगातार आ गए। आपने महाराष्ट्र के बारे में कहा कि गणित हुई, महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की। अरुणाचल प्रदेश में राव साहब लैंडस्लाइड, आप उस दिन बोल रहे थे कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं, लैंडस्लाइड। और अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार आ गए, गोवा में लगातार तीसरी बार आ गए। हम हैट्रिक बना रहे और जनता के आशीर्वाद से आए हैं और वो समय दूर नहीं जब दिल्ली में भी आएंगे। लेकिन मैं संजय जी से ये जरूर कहना चाहता हूं कि भावनाएं कभी भी सीमा को क्रॉस नहीं करना चाहिए और इस सदन के डिबेट को जहां जहां आपने उसका स्तर नीचा किया है, उपसभापति जी आप जरा रिकॉर्ड देकर के उनको एक्सपेंड करने की कृपा करेंगे, तभी देखा जाएगा। आपने पीछे से कह दिया।